हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। माय नेम इज बंधन पटेल और मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर। मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो मूल कॉन्सेप्ट की जो बेसिक तीन डेफिनेशन थी, वो तीन डेफिनेशन में से हमने दो डेफिनेशन पढ़ ली, इन द बेसिस ऑफ मास एंड इन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। क्लियर ना? और हम वॉल्यूम के रिगार्डिंग बात करने वाले थे। अगले लेक्चर के अंदर हमने वो जो अगले के दो टॉपिक थे, वो टॉपिक के रिगार्डिंग हमने सम्स भी बहुत सारे सॉल्व कर लिए। क्लियर ना? तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, आई होप। प्रिपरेशन तरीके से करते रहे ना। और साथ में ही ये जो पूरा मोल कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जो 12th के स्टूडेंट है उनके लिए जी के अंदर बहुत ज्यादा काम में आएगा ये पूरा कॉन्सेप्ट। और 11th वाले जो है उनके लिए बेसिक से इसलिए मैंने चालू किया है। 9th स्टैंडर्ड के अंदर जो मोल आता था, वहां से लेकर 10th और 11th 12th के अंदर डिटेल में कहां तक आता है, वो सारी डिस्कस हम यहाँ पे करने वाले। मोर थिंग गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको ये सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, उन सबको हमारे लिंक शेयर कीजिएगा, क्लियर, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए लेक्चर चालू करते हैं। चालू करने से पहले हमने जो अगले लेक्चर की जो बात की थी, अगले लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था उसकी बात कर लेते हैं। वहां पे हमने सबसे पहले एक चीज देख ली कि भाई वन मोल इज इक्वल टू, हमने लिखा था 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, डिपेंड्स ऑन कंपाउंड। क्लियर ना? एंड टू मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन, मोल इन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। तो वहां पे हमने क्या लिखा था? क्वांटिटी के बेसिस पे, मोल इन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, जो भी आपको क्वांटिटी दी गई है वो क्वांटिटी जो है उसके डिवाइड में हम क्या लिखते थे? एवोगैड्रो नंबर। ये जो है उसको हमने एवोगैड्रो नंबर कहा था। क्लियर? Na। और सेकंड एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने पढ़ ली ऑन द बेसिस ऑफ मास, विच इज गिवन एटम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने दो चीज लिखी थी, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। चाहे आपके पास एलिमेंट है तो यहाँ पे आप एटॉमिक मास लिखते हैं, चाहे आपके पास मॉलिक्यूलर, माफ कीजिए, कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है तो आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। क्लियर? फिलहाल मैं मॉलिक्यूलर मास लिख रहा हूँ। मॉलिक्यूलर माफ कीजिए, डिवाइड में वो आएगा क्योंकि वो रेफरेंस है, वो रेफरेंस हम डिवाइड में लेंगे, वो एटॉमिक मास या तो मॉलिक्यूलर मास। और ऊपर जो आपको वेट दिया होता है जो भी कंपाउंड का, वो वेट हम कहाँ लिखते थे? ऊपर। रेडी? तो ये फॉर्मूला को खास ध्यान दीजिएगा। दो फॉर्मूला जो हमने पढ़ लिए हैं, मोल इज इक्वल टू क्वांटिटी डिवाइड बाय, जो भी आपको क्वांटिटी दी गई है उसके सम्स भी हमने किए थे अगले लेक्चर में। क्वांटिटी डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, एंड मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। क्लियर? दिमाग में रखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, हम वॉल्यूम के बेसिस पे बात करने वाले हैं कि वॉल्यूम के बेसिस पे क्या डेफिनेशन बनेगी मोल की। रेडी? तो एक चीज पहले आपको यहाँ पे मगअप कर लेनी है, याद कर लेनी है कि हम गैसियस स्टेट के लिए ये जो वॉल्यूम की बात जो करेंगे वो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए। क्लियर? क्योंकि वॉल्यूम के लिए हम जब मोल की कैलकुलेशन करते हैं तब हमें कुछ कंडीशंस पे ध्यान देना पड़ता है। वो कंडीशन अगर होती है तो ही हम मोल की कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम कर सकते हैं। वॉल्यूम के बेसिस पे जब हम मोल कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें दो तीन बातों को ध्यान देना होता है। उसमें से एक बात यह है कि सबसे पहले तो हम जिसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। क्लियर? और सेकंड थिंग, अगर वो गैसियस स्टेट में है तो गैसियस स्टेट के साथ वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर वाली यानी कि एसटीपी वाली कंडीशन में होना चाहिए। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है एसटीपी और एनटीपी पे, खास करके 12th वालों को। एसटीपी और एनटीपी समझ लीजिए दोनों एक ही चीज है। एसटीपी में हम स्टैंडर्ड लगाते हैं और एनटीपी पे हम नॉर्मल लगाते हैं, दोनों एक ही चीज होती है, याद रखिएगा खास। क्लियर? तो एक बात सबसे पहले, तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वॉल्यूम की, सॉरी मोल की ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, क्लियर, ध्यान दीजिएगा, इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जब आप वॉल्यूम को ध्यान में रख के मोल की कैलकुलेशन कर रहे हैं तब आपको दो चीज तो खास ध्यान देनी है। क्या? एक, जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी एटम की, जो भी पार्टिकल की, जो भी कंपाउंड की, उसका जो फेज है वो कौन सा फेज होना चाहिए? वो गैसियस फेज होना चाहिए या तो होना चाहिए वेपर फेज। क्लियर? या तो वो कौन सा फेज होना चाहिए? गैसियस फेज होना चाहिए, या तो वो कौन सा फेज होना चाहिए? वेपर फेज। ये खास ध्यान दीजिएगा। और दूसरी एक यहाँ पे कंडीशन ये है कि वो जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी कि एसटीपी वाली कंडीशन पे होना चाहिए। रेडी? दोनों एक ही है, एसटीपी और एनटीपी। आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चाहे एसटीपी लिखो चाहे एनटीपी लिखो। क्लियर? दोनों कंडीशन पे हमारा जो टेम्परेचर है, हमारा जो प्रेशर है वो स्टैंडर्ड रहना चाहिए। रेडी? याद रखिएगा। फिलहाल हम जो टेम्परेचर है स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर वो 273 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक लेते हैं, 1 एटीएम लेते हैं। रेडी? लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जब हम बात करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे 12th के अंदर, तो यहाँ पे उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा और उस समय के लिए वहां पे हम थोड़े टाइम के लिए उसको अलग से याद रखेंगे। क्लियर? यहाँ पे दो कंडीशन आपको याद रखनी है। क्या? ये एसटीपी कंडीशन होनी चाहिए, रेडी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए,
दूसरा बात की जो गैसियस स्टेट है उसका फेस, सॉरी माफ कीजिए, जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए या तो वेपर फेज में होना चाहिए। क्लियर? ये दो कंडीशन अगर होती है तो ही हम मोल की कैलकुलेशन वॉल्यूम के बेसिस पे कर सकते हैं। क्लियर? इसको खास दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये चीजें आपको सम्स के अंदर मेंशन करके बताई गई होगी। हम सम्स भी पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, उसके अंदर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रेडी? चलिए उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई मुझे कोई भी चीज कैलकुलेट करनी हो तो मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि भाई 1 मोल अगर मेरे पास कुछ फिक्स्ड पार्टिकल है तो यहाँ पे मुझे कोई भी गैसियस स्टेट, लाइक मुझे क्लोरीन गैस, फॉर एन एग्जांपल क्लोरीन गैस का मुझे मोल ढूंढना है। क्लियर? तो मुझे पहले तो वो पता होना चाहिए कि भाई क्लोरीन गैस मेरे पास अगर मैं एज अ रेफरेंस 1 मोल क्लोरीन गैस लेता हूं तो मेरा वॉल्यूम कितना होगा। क्लियर? और वो भी कौन सी स्टेट के अंदर, गैसियस स्टेट में और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे, यानी कि एसटीपी पे। तो वो चीज जो है वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। क्या मगअप करनी है वो चीज कि 1 मोल कोई भी गैसियस आप ले सकते हो, लेकिन 1 मोल ऑफ any gaseous 1 mole of any gaseous at STP वो कितना होता है उसका वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ एनी गैसियस एट STP और उसका जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम कितना होता है 22,400 ml। अगर आप ml में लेते हो तो ये आएगा और अगर आप लीटर में लेते हो तो 22.4 लीटर। अब देखिए जो 12th के स्टूडेंट है उनको तो ये तुरंत दिमाग में आ जाए क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर में इसकी डिटेल में स्टडी हम लोगों ने की है, लेकिन 11th वाले खास ध्यान दीजिएगा। ये जो है वो चीज आपको याद रखनी है क्या कि किसी भी गैसीय स्टेट के लिए उनका 1 मोल जो होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे 1 मोल के लिए जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22400 ml। वो क्या है ये चीज IUPAC ने कैलकुलेट की हुई है। स्टेट्स ऑफ मैटर में किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया गया है उसकी बात भी हम करेंगे। क्लियर? फिलहाल आप इसको सिर्फ याद रखेंगे। क्लियर? और ये जो है उस रेफरेंस के बेस पे यहाँ पे ये जो चीज है उसको आपको याद रखनी है और इसको हम रेफरेंस लेके मोल की डेफिनेशन बनाने वाला है वॉल्यूम के बेसिस पे। क्लियर? खास ध्यान दीजिएगा मिस्टेक ना हो। रेडी? यानी कि मोल, जैसे यहाँ पे देखिए मोल था क्वांटिटी डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर था, मोल था वेट और मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास था। वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम जो कि आप दो तरीके से ले सकते हो। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम इन ml लेते हो तो डिवाइड में आपका जो रेफरेंस है, जैसे कि वहां पे रेफरेंस एवोगैड्रो नंबर था, वैसे यहाँ पे रेफरेंस कितना आएगा 22400 ml। वॉल्यूम अगर ml में है तो अगर ये वॉल्यूम अगर लीटर में है, ये जो है वो वॉल्यूम जो है आपका वो अगर किस में दिया हुआ है लीटर में दिया हुआ है तो आपको जो रेफरेंस लेना है वो कितना लेना है 22.4 लीटर। ये ml में है, ये लीटर में है। क्लियर ना? एक्चुअल में ये जो है ना वो हमें कट होके मोल के फॉर्म में ही आंसर मिलता है। वहां पे मैंने आपको बताया था क्वांटिटी फॉर एवोगैड्रो नंबर था। वैसे ही यहाँ पे क्या ये ml है तो यही होगा ml पर मोल। ये जो है वो ml पर मोल ही है। एक्चुअल में मोल ऊपर जाएगा ml कट हो जाएगा, आंसर हमें मोल में ही मिलने वाला है। रेडी? तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला यहाँ पे मैं ड्राइव करता हूँ, लिख देता हूँ कि जब भी कभी हमें मोल ढूंढने होंगे इन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तब हम क्या लिखेंगे वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय 22400 ml। रेडी? रेडी? तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको मैं ऐड कर देता हूँ, n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ml अपॉन 22400। रेडी? देखिए तीन फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ लिए। दो फॉर्मूला हमने अगले लेक्चर के अंदर पढ़े थे, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने यहाँ पे ड्राइव किया, लेकिन वॉल्यूम के फॉर्मूला के अंदर हमें एक और बात पढ़नी है जो एक्चुअल में डिटेल में दी गई है स्टेट्स ऑफ मैटर में, लेकिन उसको कुछ अलग तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। वो चीज आप खास ध्यान दीजिएगा। क्लियर? यहाँ पे हमने बात की कि भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन हो गैसियस स्टेट के लिए, वॉल्यूम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तब ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। पर गैसियस स्टेट के लिए हमारे पास जब एसटीपी की कंडीशन हो तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पर गैसियस स्टेट के लिए जब हमारे पास एसटीपी की कंडीशन नहीं है, एक एक्सेप्शन लेते हैं भाई एसटीपी मेरे पास सपोज नहीं है, मेरे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर देने की कैपेसिटी नहीं है। क्लियर? तो उस वक्त मैं उसको किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा, तो यहाँ पे आपको उस बात पे भी ध्यान देना है खास। बराबर? तो उसकी यहाँ पे एक बार मैं जिक्र कर देता हूं कि
एट, यहाँ पे देखिए जैसे कंडीशन थी एट, कंडीशन कौन सी थी, गैसीय स्टेट होना चाहिए और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास जब एसटीपी की जो कंडीशन है, समझना एसटीपी की जो कंडीशन है वो कंडीशन अगर मेरे पास नहीं है, मेरे पास एसटीपी अगर नहीं है, यानी कि मैं अगर एग्जेप्शन लेता हूँ, रेडी, अगर मेरे पास एसटीपी की कंडीशन नहीं है, एग्जेप्शन केस एसटीपी नहीं है, तो मैं उसको कैलकुलेट कैसे करूंगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल में मेरे पास एक फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू एनआरटी, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। वो जो फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू एनआरटी, वो फिलहाल आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर ने फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट, कुछ पता नहीं चल रहा है ये क्या है। एक्चुअल में ये जो है ना PV इज इक्वल टू एनआरटी, वो कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन, जो आप स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत अच्छी तरीके से जान जाओगे। आइडियल गैस इक्वेशन, रेडी, आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो तीन लॉ का कॉम्बिनेशन है, ऐसा भी माना जाता है, क्योंकि ये जो इसके अंदर सबसे पहले नोटेशन में आपको दिखा दिया, डिराइव किस तरीके से हुआ वो भी आपको बता देता हूँ। फिलहाल आपको याद रखना नहीं है कि वो डिराइव किस तरीके से आया, उसके फॉर्मूला कौन से है, कौन कौन से लॉ वहां पे लगे थे, फिलहाल याद नहीं करना है आपको, ठीक है। 12th वाले को तो पता ही चली गया होगा कि आइडियल गैस इक्वेशन किस तरीके से बना, लेकिन 11th वाले फिलहाल इसको याद रखिए कि भाई आइडियल गैस इक्वेशन जो बहुत काम में आने वाला है आपके 11th के अंदर और 12th के अंदर दोनों में, तो वो जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो फॉर्मूला क्या है, PV इज इक्वल टू एनआरटी। जहां पे नोटेशन में से कुछ नोटेशन तो आप जानते ही हो, जैसे कि ये जो है वो क्या है, प्रेशर, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर मोल, T फॉर टेम्परेचर एंड R को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। R जो है आपका वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। क्या है R जो है वो क्या है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एक्चुअल में जो R की वैल्यू होती है वो अलग अलग रहती है, डिपेंड्स ऑन यूनिट, अलग अलग प्रकार के उसके फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे मैं R को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो PV बाय NT बनता है फॉर्मूला, क्या बनता है PV, R की वैल्यू जो PV बाय NT फॉर्मूला बनता है। और अगर STP पे अगर मैं वो वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको वो याद नहीं रखना है R की वैल्यू कौन सी आती है, क्लियर। फॉर एन एग्जांपल STP पे अगर मैं रख रहा हूँ तो मैं कैलकुलेशन करूँ तो प्रेशर अगर मैं लेता हूँ 1 एटमॉस्फेरिक, टेम्परेचर मेरे पास होता है 273 केल्विन टेम्परेचर, मोल में 1 लेता हूँ, वॉल्यूम मेरे पास 2.4 है एसटीपी पे, तो वो सारी वैल्यू अगर मैं वहां पे रखता हूँ तो मुझे आर की वैल्यू मिलती है 0.088 या 0.082, रेडी। तो वो जो वैल्यू है वो आर की वैल्यू अलग यूनिट, अलग फॉर्मूला के लिए अलग आई। अब उसको मैं कोई दूसरे यही फॉर्मूला में यूनिट को चेंज कर दूं, लाइक एटमॉस्फेरिक में से मैं पास्कल में चला जाता हूँ, प्रेशर का यूनिट बदल देता हूँ, तो आर की वैल्यू वहां पे बदल जाती है। तो आर की यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू भी है जो आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में डिटेल में पढ़नी ही है, बराबर, उस बात को खास ध्यान रखिएगा। तो मेरे पास दो कंडीशन थी, एक कंडीशन कि जब मेरे पास एसटीपी वाली कंडीशन है तब मैं उसको ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करूंगा, और अगर मेरे पास एसटीपी वाली कंडीशन नहीं है तो मैं मोल को इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करूंगा। यानी कि PV इज इक्वल टू एनआरटी में, PV इज इक्वल टू एनआरटी में अगर मैं N को सब्जेक्ट बनाता हूं तो फॉर्मूला निकल के आता है PV बाय RT। क्या फॉर्मूला निकल के आता है, PV बाय RT। मैंने नोटेशन आपको बता दिया, लिख नहीं रहा हूं। प्रेशर, वॉल्यूम, R इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, यानी कि एक और फॉर्मूला मोल का निकल के आया, मैं मेंशन करता हूं यहाँ पे, N इज इक्वल टू PV बाय RT, PV बाय RT, रेडी। ये जो है वो एसटीपी जब हमारे पास नहीं होता तब की कंडीशन है, ये जो है वो हमारे पास जब एसटीपी होता है तब की कंडीशन, क्लियर। इस बात को खास ध्यान दीजिएगा। ये जो फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर होता है, गैसीय स्टेट के अंदर होता है, ये गैसीय स्टेट में होता है लेकिन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो सकती है, एसटीपी नहीं होता है तो हम इससे सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उस वक्त प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर कंपाउंड का, आर की वैल्यू हमारे पास होती है, टी की वैल्यू होती है, क्लियर। वो सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके क्या कर सकते हैं, मोल को वहां पे रख सकते हैं, क्लियर, सॉरी मोल को वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं, उस बात को खास ध्यान दीजिएगा, रेडी। एक और चीज यहाँ पे मुझे आपको बतानी है, एक्चुअल में वो सम लेके करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि हम कोई एक, जैसे कि मैंने एक कंपाउंड ले लिया, फॉर एन एग्जांपल मैंने एक गैसेस ले लिया इथेन गैस, एक दूसरा मैंने कहा कोई गैस ले लिया लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई भी ले सकते हो आप, मीथेन ले सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हो, कोई भी गैस सकते हो, लेकिन वहां पे आपको एक चीज दिमाग में रखनी है और वो एक लॉ है। वो लॉ क्या है वो भी आपको समझाऊंगा, लेकिन वो एक्चुअल में होता क्या है कि भाई जैसे कि मेरे पास इथेन गैस है, एग्जांपल लेके समझाता हूं, इथेन गैस मेरे पास है, इथेन गैस के जो मोल होते हैं वो मोल, और अगर समझना इथेन गैस के जो मोल होते हैं वो और कार्बन मोनोऑक्साइड के जो मोल होते हैं वो कैलकुलेशन करते वक्त अगर सेम निकले
कैलकुलेशन किया, इसके मोल आए जैसे कि फॉर एग्जांपल 4, एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अगर मोल आए 4, तो दोनों के मोल अगर इक्वल होते हैं तो दोनों का वॉल्यूम भी क्या होता है, इक्वल। रेडी, इस बात को ध्यान रखेगा। दूसरी बात, हम जब वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं तब हमारे पास मोल की वैल्यू भी मिल जाती है, क्लियर ना। और मोल की वैल्यू अगर हमारे पास होती है तो हम वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इसी सब्जेक्ट बन जाता है। देखिए वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू मोल इनटू 22,400, सिंपल। यहाँ पे ये फॉर्मूला सीधा मिल जाता है। यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मोल सेम होता है, मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मोल ऑफ इथेन, अगर ये दोनों सेम है तो उन दोनों का वॉल्यूम भी क्या रहता है, सेम ही रहता है, क्योंकि ये फॉर्मूला से पता चल जाता है। मोल आया 4 फॉर एन एग्जांपल, तो 4 इंटू 2400 का जो आंसर निकलेगा वो, और दूसरा इथेन का मोल आया 4, तो वो भी मल्टीप्लाई होकर वही निकलेगा, मतलब कि वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। तो वो जो लॉ है वो लॉ है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ जो है वो आप स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ने ही वाले हो। ये जो पूरा टॉपिक है ना वो स्टेट्स ऑफ मैटर के डिपेंड पे चल रहा है, रेडी। लेकिन कुछ बातों को मैंने अभी आपको बताया नहीं है, वो आप वहां पे डिटेल में पढ़ने ही वाले हो। फिर आप इसको सिर्फ याद रखो कि, और ये आपको याद रखना ही है, आइडियल गैस इक्वेशन है इसलिए, बराबर। दूसरी बात, यहाँ पे जो मोल है एवोगैड्रो लॉ भी मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया, क्या कि इफ मोल अगर सेम रहते हैं, समझना, इफ मोल इज सेम फॉर एनी कंपाउंड और एनी एलिमेंट और एनी, आप कोई भी मॉलिक्यूल भी ले सकते हो, अगर वो मोल दोनों के सेम रहते हैं तो उनके वॉल्यूम भी क्या रहेंगे, सेम। रेडी, समझ में आई बात। तो सेम मोल होते हैं सेम वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल, समझ में आई बात, रेडी। अच्छी तरीके से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं अलग अलग सम्स की मदद से कि किस तरीके से ये फॉर्मूला का यूज करना है, किस तरीके से ये फॉर्मूला का यूज करना है, और इन चारों फॉर्मूला को मर्ज करके किस तरीके से सम को सॉल्व करना है, तीनों फॉर्मूला को किस तरीके से करना है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चलिए गाइस, मैंने यहाँ पे बहुत कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, क्वेश्चन लिख दिए, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला किस तरीके से यूज किए गए हैं और इन सब का हमें किस तरीके से यूज करना है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, मैंने ये जो आखिरी फॉर्मूला है उसका एक यहाँ पे मैंने सब मेंशन नहीं किया है, क्यों, क्योंकि वहां पे जो आर की वैल्यू होती है वो आर की वैल्यू आपको फिलहाल के लिए मैं दे भी सकता था, लेकिन आर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना सीखना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला एक्चुअल इसके अंदर इसके सम अगर आते हैं तो वो भी बहुत ईजी है, क्योंकि आपको P भी पता होता है, आपको V भी पता होता है, आपको R की वैल्यू भी कैलकुलेट करना आ जाता है। जब आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ोगे तब आपको वो क्लियर हो जाएगा, और टेम्परेचर की वैल्यू भी आपको क्लियर हो जाती है, क्लियर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने के बाद आपको ये सारी चीज, क्योंकि इसके रिगार्डिंग इसके जो बेसिस पे सम आने वाले वो वहां पे भी है ही, रेडी, तो हम वहां पे भी इसको कैलकुलेट करने ही वाले हैं। फिलहाल हम बात करते हैं ये तीन फॉर्मूला में से इसका, यानी कि एसटीपी पे, और ये तीनों एक साथ अगर हमें दिए हो तो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर, ध्यान रखेगा। और एक बात खास, ये जो तीन फॉर्मूला है वो एक ही चीज, एक ही मोल के हैं, यानी कि एक बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि मोल इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं, स्मॉल लिख रहा हूं लेटर, क्वांटिटी बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू वेट और मास। इन केमिस्ट्री में आप वेट मास दोनों एक गिनते हो। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय 22,400। यानी कि ये 6 में से अगर आपको कोई एक वैल्यू भी दे दे, जैसे कि मुझे ये एक वैल्यू दे दी, बराबर, तो इनकी मदद से मैं मोल ढूंढ लूंगा, क्लियर। कंपाउंड पता होगा तो मॉलिक्यूलर मास पता होगा, उससे वेट मिल जाएगा, एवोगैड्रो नंबर तो मुझे पता ही है, क्वांटिटी मिल जाएगी। यानी कि इन 6 में से 2 चीजें तो आपके पास ऑलरेडी होगी, एक तो ये जो है वो जो आपको कैलकुलेट करना आता है, मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको अगले लेक्चर में सिखाया, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू मेरे पास है, ये भी मेरे पास है क्योंकि ये तीनों तो रेफरेंस है, ये तीनों में से ये पता होगा तो ये हम बाकी की क्वांटिटी जो है वो या मास है वो भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा अगर ट्विस्ट और मर्ज की हुए सम आते तो उसको कैसे करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, वहां से चालू करते हैं। जैसे कि हम सम नंबर 1 बताया गया है, हमें डेटा जो दिया है वो क्या है, 44.8 ml CO2 गैस, फाइंड मोल एट STP। देखिए एक सैंपल हमें बताया गया है, CO2 गैस का सैंपल है 44.8 ml का, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड मोल एट STP, फाइंड मोल ढूंढना है, मोल एट STP कंडीशन पे आपको मोल ढूंढने हैं, और आपको वॉल्यूम बता दिया गया है, कितना वॉल्यूम है, 44.8 ml, यानी कि ml में आपको दिया हुआ है, जो भी दिया है वो किस में दिया हुआ है, ml के अंदर दिया हुआ है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, पता चल जाएगा। हमारे पास STP वाला जो फॉर्मूला है वो ये रहा, n इज इक्वल, ये आपको अभी इजी लग रहा है क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ लिया है, डेटा को आइडेंटिफाई करना आप सीख गए हो, इसलिए n इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय
अगर ml में दिया हुआ है तो हम किससे डिवाइड करेंगे 22400। रेडी, चलिए वॉल्यूम बताया गया आपको 44.8, उसको मैं एक और डिवाइड में 10 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 224 इंटू 100। कैलकुलेशन को इजी करना आप लोग जानते हो, क्लियर, मैथ्स वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी, बायोलॉजी वालों के लिए मैंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। रेडी, चलिए इससे तो ये उड़ जाएगा सीधा 2 10 एंड 00 10⁻³ हो जाएगा, ऊपर जाएगा पावर हो जाएगा -2 इंटू 10⁻³ चलिए मोल मिल गया। क्या मिल गया? मोल। देखिए -3 जो है उसको आप मिली भी कह सकते हो। रेडी, फिजिक्स के अंदर आप पढ़े होगे 10⁻⁻15 तक, फेमटो तक पढ़े हो आप लोग, नैनो 10⁻⁹, पाइको 10⁻12, वैसे ही 10⁻3 को हम क्या कहेंगे? मिली। तो यहाँ पे आप मोल जो है वो क्या लिख सकते हो? 2 मिली मोल, ये भी आप आंसर लिख सकते हो। सिंपल है ना? क्या? 2 मिली मोल, क्योंकि आपको मोल तो यूनिट लेस है, वो तो खुद एक यूनिट है। रेडी, सो मोल कितने मिले हमें? 2 मिली मोल, यानी 2 इंटू 10⁻⁻3। देखिए इतना सिंपल है, पर कब? जब आप वे टू वे प्रिपरेशन करते हो, जब आपको प्रॉपर सारी बातें पता है, सारे फॉर्मूलाज आप जानते हो, तब बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट पता नहीं, बच्चे मोल कॉन्सेप्ट से इतना दूर क्यों भागते हैं, क्यों इतना डर जाते हैं? बहुत इजी है, अगर आप डीपली प्रैक्टिस करो इसकी, समझो सारे फॉर्मूला को, ग्रास्प करो हर एक चीज को, एमसीक्यू को सॉल्व करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 मोल ऑफ मीथेन, देखिए CH4 मीथेन गैस टेंस में आ गया। 2 मोल ऑफ मीथेन एंड 2 मोल ऑफ CH3 मींस ईथेन गिवन एट एसटीपी, फाइंड वॉल्यूम एट एसटीपी। देखिए ये सब मैंने यहाँ पे इसलिए ले मुझे आपको समझाना था, वो मैंने अभी बताया था ना, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता था कि भाई अगर मोल सेम है तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा। चलिए मैं दोनों के अलग अलग हम इंडिविजुअल पहले मोल कैलकुलेट कर देते तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने लिया 2 मोल ऑफ मीथेन गैस, 2 मोल ऑफ मीथेन गैस, मीथेन गैस के मुझे 2 मोल दिए गए, मतलब उसका वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा। मैंने कैलकुलेट करके बताया था आपको, वॉल्यूम समझना, वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4, जो तो एक तरफ फिक्स था और दूसरा जो हमें मोल से उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 22.4 इंटू 2 44.8 ml। रेडी, ये जो मोल है 2 मोल यहाँ पे हमें बताया गया, देखिए 2 मोल बताया गया है, हम ml में बात करते हैं तो चलो वॉल्यूम हमें मिल गया ml के अंदर। रेडी, और ये जो है वो किसका हमें मिला, शुरुआत का जो है वो किसके लिए है? मीथेन गैस के लिए, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर मीथेन गैस। रेडी, नाउ सेकंड थिंग, वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 इंटू n। यहाँ पे भी मोल कितने हैं? 2, ये देखिए 2 मोल, यहाँ पे भी कितना है? 2 मोल। चलिए n की जगह पे रख देते हैं 2, वापिस से कितना आंसर आ गया? 44.8 ml। रेडी, वॉल्यूम ml में मिल गया। ये किसका था? बताया गया है ईथेन गैस का। किसका है ये? ईथेन गैस का। देखिए दोनों का वॉल्यूम कितना आया? सेम। कब? जब दोनों के मोल क्या थे? सेम। आपको लेक्चर में अगले सेशन में मैंने समझा दिया किस तरीके से हुआ था, लेकिन अभी मैंने प्रॉपर ले लिया है यहाँ पे तो आपको क्लियर हो जाए। क्या देख लीजिए, आपको मोल अगर आपने सेम लिए है 2 मोल, दोनों केसेस में अगर मैंने 2 मोल लिए तो मुझे उसका जो वॉल्यूम था वो भी क्या मिला? सेम। तो ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको मोल सेम दिया हो तो खुद समझ जाना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम क्या आ जाएगा अपने आप से। रेडी, चलिए तीसरा सम। तीसरे सम के अंदर मैंने ये तीनों फॉर्मूला को एक साथ मर्ज कर दिया है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये तीनों फॉर्मूला को मैंने एक साथ मर्ज किया है कि 18.66 पार्टिकल्स ऑफ मीथेन गिवन एज अ सैंपल। एज अ सैंपल हमको इतने पार्टिकल्स बताए गए हैं और पूछा गया है फाइंड द मोल ऑफ CH4। हमें क्या ढूंढना है? मोल ऑफ CH4। CH4 के हमें मोल ढूंढने। तो सबसे पहले एक और बात मैं आपको याद करवा दूं, जो इसी के साथ मैंने करवाया था कि अगर आपके पास मोल है और अगर आपको पार्टिकल ढूंढना है, अगले लेक्चर में बात हो गई हमारी, अगर आपके पास मोल है और अगर आपको पार्टिकल ढूंढना है तो आप क्या करते हो? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। और अगर आपके पास पार्टिकल है और अगर आपको मोल ढूंढना है तो आप एवोगैड्रो नंबर से क्या करते हो? डिवाइड करते हो। क्लियर ना? ये बात आप लोग सीख गए। अब देखिए हमारे पास, हमें मोल को तो कैलकुलेट करना है, मोल तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास है क्या? हमारे पास पार्टिकल है। तो पार्टिकल को अगर आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो आपको मोल मिल जाएगा। ये चीज मैंने आपको कहा था फर्स्ट लेक्चर में, आपको बहुत काम में आएगी। ये चीज आप खास याद कर लीजिए, क्योंकि ये तीनों डेफिनेशन को एक साथ कंबाइन कर देता है। चलिए पहले तो पार्टिकल्स बताए हुए मतलब मोल मिल जाएंगे सीधे। कैसे? मोल इज इक्वल टू, मैंने बताया पार्टिकल्स में से मोल में जाना है तो
जो भी पार्टिकल्स आपको दिए हैं, पार्टिकल्स ऑफ, कौन सा सैंपल दिया हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ मीथेन, पार्टिकल्स ऑफ मीथेन वॉल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, क्लियर। सो पार्टिकल्स ऑफ मीथेन कितने पार्टिकल लिखे हुए हैं, 18.066 इनटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई में करना रह गया, इनटू 10⁻23, रेडी, क्योंकि इक्वल रहे एवोगैड्रो नंबर के साथ वो उड़ जाए। अभी फिलहाल तो आपको सिर्फ सॉल्व करना, देखना है कैसे हमारा फॉर्मूला निकल रहा है और सम कैसे निकल रहा है। कैलकुलेशन तो बहुत इजी होती है। इनटू 10⁻23 वॉल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर भी हमारे पास है 6.022 इनटू 10⁻23। देखिए ये लिया था ही इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे हमारे लिए, बराबर। चलिए उड़ गया 3, ये तो उड़ गया, यानी मोल हमें मिल गए कितने, 3। चलिए n इज इक्वल टू 3, आपको समझ में आया इसलिए। चलिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 3, n की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब हमें दूसरा क्या ढूंढना है, टोटल वेट, क्या ढूंढना है, टोटल वेट। वेट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वेट इज इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है, हाँ है क्या, वेट इज इक्वल टू, और मास इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, वेट और मास इज इक्वल टू वेट ऑफ मीथेन इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ये रहा, मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, n इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। चलिए मोल तो मेरे पास है ही, कितने मोल है मेरे पास, 3 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 12 प्लस 4 इंटू एच, कितना होता है 1, सिंपल, रेडी, याद रखिएगा मिस्टेक ना हो। 3 इंटू 12 प्लस 4 16 3 48 ग्राम, 48 ग्राम। चलिए मोल मिल गया, सॉरी वेट मिल गया, 3 मोल में कितने होंगे, 48 ग्राम होंगे। सीधी बात है ना, आपको यहीं से पता चल जाता है जब आप मॉलिक्यूलर, ये तो मैंने करके दिखाया, लेकिन जब आप मॉलिक्यूलर मास ढूंढो, चलिए CH4 का मॉलिक्यूलर मास ढूंढो, कितना होता है CH4 का मॉलिक्यूलर मास, 12 ग्राम पर मोल। क्या लिखते हैं हम, 12 ग्राम पर मोल, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बस, 12 ग्राम पर मोल, एक मोल में 12 ग्राम, तो 3 में कितने, 12 3 सॉरी 4, यहाँ पे सॉरी 16 है, माफ कीजिए, कितने हैं, एक मोल में CH4 का 16, तो 16 3 48, थोड़ा सा दिमाग लगाना और कुछ नहीं। पर मोल की वैल्यू हमारे पास है, एक मोल में 16 ग्राम, देन 3 मोल में कितने, 16 3 48, सीधा मिल जाता है, बराबर। तो मोल, यहाँ पे वेट भी हमने कैलकुलेट कर लिया। आखिरी चीज वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, ये रहा फॉर्मूला। एसटीपी पे अगर हमें वॉल्यूम ढूंढना है तो कैसे करना पड़ेगा, एन मोल ढूंढना है, माफ कीजिए वॉल्यूम ढूंढना है, वॉल्यूम एट एसटीपी, एसटीपी पे वॉल्यूम ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, मोल से मल्टीपल करना पड़ेगा, किसको, 22.4, हमारे पास ये रहा, मोल है 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4, सिंपल, कुछ नहीं है, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे लेके आना है, और कुछ नहीं है, बराबर, याद रखेगा। चलिए 22 इंटू 66 और ये 1.12 1.2 67.2, चलिए ये भी हमें मिल गया ml वॉल्यूम, समझ में आई बात। तो ध्यान रखेगा खास, यहाँ पे जितने भी चीज को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है वो डिपेंड्स ऑन मोल है। और एक बात दूसरी खास ध्यान रखिए, यहाँ पे हम 2 लेक्चर में जितना भी पढ़े हैं ना, वो बहुत ही एकदम बेस है, मोल का अभी एक्चुअल पार्ट शुरू हुआ ही नहीं है, क्योंकि मोल जो है वो तो बहुत डीप में होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट का मैंने आपको इनिशियलाइजेशन चीज पढ़ाई है, आपको शुरुआत मैंने ये बताई है कि मोल की शुरुआत यहाँ पे है, पूरे समंदर में से हमने फिलहाल एक सिर्फ बाल्टी भर के पढ़ा है, पूरी चीजें हमें पढ़नी बाकी है, सारी कॉन्सेंट्रेशन पढ़नी है, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, पीपीएम, बहुत सारी चीज हमें सीखनी है, क्लियर। लेकिन उसके लिए आपको ये बेस पता होना चाहिए। अब आपको जैसे मोल कैलकुलेट कर रहे हो और आपको मॉलिक्यूलर मास ढूंढना ही ना है तो फिर बात खत्म हो जाती है वहीं पे, बराबर। इसलिए शुरुआत के 2 लेक्चर में मैंने आपको ये पूरा डिटेल पढ़ा दिया है कि मोल एक्चुअल में है क्या, उसकी डेफिनेशन कौन से बेसिस पे बनती है। अब हम उस मोल को थोड़ा और आगे ले जाएंगे और उस मोल के रिगार्डिंग जितनी भी कॉन्सेंट्रेशंस है उस कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में हम सारी डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखिएगा खास, मिस्टेक ना हो, रेडी। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक्स अ लॉट।